गुड इवनिंग स्टूडेंट, विजन क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के कुछ क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं उनको हम पूरा देखेंगे। आज कंप्लीट कर देंगे इसको पढ़ के। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे एनटीपीसी एएलटी टेक 2024 एंड 25 में जो आएगा इसको हम लोग देखेंगे और कंप्लीट करेंगे आज इसको, पूरे क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चन होंगे। आज ये कंप्लीट करने के बाद टोटल 100 क्वेश्चंस पड़ गए हैं हमारे चैनल पे, तो आप जाइएगा सारे देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पड़े हुए हैं। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको हम लोग देख लेते हैं और यह आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, यही आपको देखना है कि नीचे दिए गए जो है वह कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो देखिए हमारे स्क्रीन पे ऑप्शन है, पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील। कह रहा है पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील। तो यह तो है भाई, आयनिक यौगिक जो होते हैं वह पानी में घुलनशील होते हैं। कोई भी आयनिक यौगिक ले लीजिए, चाहे NaCl ले लीजिए, NaCl Na+Cl-, तो यह वाटर में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्योंकि वाटर भी क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है। यह भी क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है। इस पे भी क्या होते हैं, देखिएगा इस पे डेल पॉजिटिव, डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो कह रहा कि यह भी पोलर है और यह भी आयनिक है, तो दोनों आयनिक कंपाउंड है, तो यह घुलनशील होंगे। और पेट्रोल में घुलनशील नहीं होते हैं भाई, अघुलनशील होते हैं। तो यह जितने भी आयनिक कंपाउंड है यह पेट्रोल में घुलनशील नहीं होते। क्यों? क्योंकि पेट्रोल जो होते हैं वह होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। वह कैसे कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, इसलिए इसमें आयनिक कंपाउंड घुलनशील नहीं होते। तो यह आपका राइट आंसर है। बट यहां पूछ रहा है नहीं कौन सा है, कम गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक कम होता है। तो आप याद रखिएगा कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इन सबका गलनांक और क्वथनांक हाई होता है। इन सबका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। तो यही कह रहा है कम गलनांक और क्वथनांक, तो यह ऑप्शन आपका गलत है। बस इसके अकॉर्डिंग यह सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। हाँ, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड है इसमें कैसे बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड बने हुए हैं, आयनिक बॉन्ड बने होते हैं। और आयनिक बॉन्ड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इस पे चार्ज है और यह दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कह दिया गया कि यह कैसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आयनिक बॉन्ड कहलाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं हाँ चलिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि यह क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वह हाई होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो याद रखिएगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो आपका यहां पूछ रहा है कि कौन सा गुण सही नहीं है, तो भाई यह ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कह रहा ठोस और मजबूत होते हैं, सही है अभी, बट यहां पे गलत है। ठोस होते हैं भाई, आयनिक बॉन्ड जितने भी होते हैं वह काफी स्ट्रांग होते हैं, ठोस होते हैं और मजबूत होते हैं। तो यहां भी देख लीजिएगा, यहां पे क्या है, हाँ चलिएगा, कह रहा उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। यह भी सही है, बट यहां पे नहीं पूछा है, तो हम लोग नहीं वाला जवाब देंगे। कौन सा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। एक तत्व का एक मोल, सही है भाई, एक तत्व का एक मोल सही होता है। कह रहा एक यौगिक का एक मोल, यह भी सही होता है। एक तत्व का एक परमाणु, यह भी सही हो। एक यौगिक का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु नहीं भाई, कभी नहीं हो सकता। एक यौगिक का एक परमाणु नहीं हो सकता। एक यौगिक में कभी भी एक परमाणु नहीं पाए जा सकते हैं। हाँ, अणु पाए जा सकते हैं, परमाणु नहीं पाए जा सकते हैं। तो आपका प्रयोग करने के लिए गलत होगा तो कौन सा, ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी गलत है, तो आप राइट आंसर देंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं भाई। ओजोन का एक अणु में कितने परमाणु, तो ओजोन का फार्मूला होता है O3 होता है। तो O3 में कितने परमाणु हैं, 3 भाई, 3 है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो ओजोन में कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिएगा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी देखते हैं। कह रहा जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है, देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तो बोर के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार, बोर के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होगा। याद रखिएगा कि बोर के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होगा। जब एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा के फोटॉन को ग्रहण करता है या एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तब क्या होगा। तो बोर के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार बोर ने कहा था, अब ध्यान से देखिएगा, बोर ने अपने मॉडल में कहा था कि ये जितने भी सेल हैं, जितने भी ये सेल हैं, इन सब की एनर्जी क्या होती है, इन सेल की एनर्जी फिक्स होती है। इन सेल की एनर्जी फिक्स होती है। मतलब कि अगर जो इलेक्ट्रॉन, अब देखिएगा, मतलब कि अगर जो इलेक्ट्रॉन इस सेल में रिवॉल्व करेगा, इस सेल में घूमेगा, चक्कर लगाएगा, तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, वही रहेगी। अगर जो अगले सेल में घूमेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो इस सेल की, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इस सेल के इक्वल होगी। ऐसे ही इनका भी इन्होंने फिक्स सेल का एनर्जी रखा था, फिक्स सेल की एनर्जी, और इनकी भी एनर्जी फिक्स रखी थी। सभी सेल की एनर्जी क्या थी, फिक्स थी, यह बोहर ने कहा था। लेकिन एक पॉइंट और, जब यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे, तो देखिएगा भाई, आपका 2 स्टेट मैं बना दे रहा हूं। यह आपका है ग्राउंड स्टेट, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट, हां, और दूसरा यह आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेगा, हां, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो देखिएगा, देखिए कह रहा है कि मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रॉन है और इसको जब कहीं से एनर्जी मिल गई, इसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई, तो यह क्या करेगा, यह यहां से निकल के कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। हां, यह कहां चला जाएगा, उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। हां, तो देखिए क्या इसमें कह रहा है कि इसके अनुसार, बोहर के मॉडल के अनुसार क्या होगा, तो भाई वह क्या होगा कि मान लीजिए यह कोई इलेक्ट्रॉन है, यह कोई इलेक्ट्रॉन है, यह इसको जब एनर्जी मिली तो यह कहां से, अपने सेल को छोड़ के अगले वाले सेल में चला गया, अपने सेल को छोड़ के अगले वाले सेल में चला जाता है। तो यही होता है इसमें। तो कह रहा है क्या है, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से डोलता है, गलत है ऑप्शन। यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, गलत है। यह भीतर कक्षा में जाता है, गलत है भाई, यह भीतरी कक्षा में नहीं जाता है, यह वापस नहीं आता है। यह जब आप एनर्जी दोगे तो यह बाहर की कक्षा में जाएगा, भीतर की कक्षा में नहीं जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, तो आपका इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है, नॉन ऑफ दीज।
ऑप्शन डी सही है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है भाई। कह रहा है एक ही कक्षा में रहता है, भाई एनर्जी पा रहा है, एक कक्षा में कैसे रहेगा, कभी नहीं रहेगा। आप देखिए भाई, आपके पास कुछ रुपए हो जाएं तो आप फटाफट क्या करते हो, शॉपिंग करने चले जाते हो। तो यानी कि आपके पास एनर्जी है, पैसे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि पैसे जेब में है तो उसको आप घर पे रख के सेव कर रहे हो, नहीं करते हो। आप क्या करते हो, आपके पास जैसे ही पैसे, गार्जियन आपको पैसे देते हैं, आप फटाफट कुछ ना कुछ सामान खरीदने चले जाते हो। तो वैसे ही ये भी क्या है, यह भी जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएंगे ना तो यह फट से अगले सेल में चले जाएंगे, इस सेल के इक्वल एनर्जी पाएंगे तो इस सेल में वह चले जाएंगे। तो यही कह रहा है कि यह एक ही कक्षा में रहते हैं, गलत है भाई, यह गलत है। यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, नहीं, गलत है, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं। यह भीतरी कक्षा में चले जाते हैं, यह वापस आते हैं, रिटर्न आते हैं, तो नहीं, यह वापस नहीं आते हैं, यह वहां से आगे चले जाते हैं, बाहरी कक्षा में चले जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही है, ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, कह रहा निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होगी। तो आप देखिए भाई, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो एक पॉइंट आप जान लीजिए, एक पॉइंट जानिएगा, आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। मतलब कि आप सीधी सी बात समझिए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिपेंड किस पे करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, वह उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी इसमें, वह ही इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, सबसे कम कौन है यहां, तो यहां पे सबसे कम कार्बन है, फिर उसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है यहां पे फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ निगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। सबसे कम इसमें कौन है, तो कार्बन है, सबसे कम कार्बन है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट फ्लोरीन करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, देखिएगा, कह रहा न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। कह रहा है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर हाइड्रोजन सभी परमाणुओं में मौजूद है। क्या भाई, न्यूट्रॉन कह रहा है इज प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट न्यूट्रॉन, प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट न्यूट्रॉन। भाई सीधी सी बात है, किसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, किसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसको ऐसे कर देना चाहिए कि किसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखिएगा भाई, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही है। इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब में न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, एक्सेप्ट न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं में आपका इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी आप टिक लगाइएगा कि ऑप्शन बी आपका सही है, जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखिएगा, नाभिक में कौन सा
उपस्थित नहीं है? नाभिक में कौन उपस्थित नहीं है भाई? नाभिक में कौन, न्यूक्लियस में कौन उपस्थित नहीं है? तो आपने जनरली पढ़ा है पॉजिट्रॉन भी न्यूक्लियस में ही पाया जाता है भाई। न्यूक्लियस में कौन उपस्थित नहीं है? इन चारों में ऑप्शन दे दिए। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर कौन होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, सेल में होते हैं भाई। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं। तो हाँ, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन सेल में पाए जाते हैं भाई, याद रखिएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इसमें कह रहा है नाभिक में, न्यूक्लियस में कौन नहीं प्रेजेंट है? तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। तो टिक लगाइएगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं भाई? सामान्यतः क्या पाए जाते हैं? सामान्यतः परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? तो आपको सामान्यतः पता होगा कि न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं भाई? न्यूक्लियस में दो पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है प्रोटॉन, एक पाया जाता है प्रोटॉन, और दूसरा पाया जाता है आपका न्यूट्रॉन। सामान्यतः न्यूक्लियस में यह दोनों पाए जाते हैं। तो देखिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए सही है। सामान्यतः न्यूक्लियस में यही दोनों पाए जाते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, केवल न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। सामान्यतः न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा यह पॉइंट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कह रहा, बाय व्हाट नेम आर दोज सब एटॉमिक पार्टिकल नोन विच हैव प्रॉपर्टी अपोजिट टू दोज नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल? नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल के अपोजिट प्रॉपर्टी कौन सा रखता है इसमें? देखिएगा, नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल के अपोजिट कौन सा रखता है? प्रतिकण, ऑप्शन सी, एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल जो है नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल के अपोजिट। पॉजिट्रॉन, फोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं, कौन सा? एंटी पार्टिकल प्रतिकण। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा, कह रहा, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होते हैं? निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होते हैं? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो आपको पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पूछा यही है। एंड क्रिप्टॉन क्या है भाई? क्रिप्टॉन क्या है? क्रिप्टॉन एक तरह का, आप क्या कह सकते हैं, यह एक तरह का एलिमेंट है। तो ये इस पे तो न्यूट्रल चार्ज होते हैं। तो चलिए इन तीनों में देख लीजिए भाई, किस पे पॉजिटिव चार्ज? तो प्रोटॉन पे। हाँ, प्रोटॉन पे आपके क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, याद रखिएगा। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी आपका वहां सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तो आपको सबको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप कैसे पता करते थे? आप कैसे पता करते हो? ईट पर नाच, यह वाला आप ट्रिक याद रखिएगा। ईट पर नाच मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसने खोजा? इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने खोजा। जे थॉमसन, याद रखिएगा।
इलेक्ट्रॉन की खोज। अब कह रहा प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन किसने खोजा था? तो चैडविक ने खोजा था। तो इनको जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है, लेकिन सब चैडविक कहते हैं, तो चैडविक। हाँ, चैडविक, ठीक है। तो चैडविक ने खोजा था, जेम्स चैडविक ने खोजा था। तो यह याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। अरे सॉरी, चलिएगा, तो यह पॉइंट याद रखिएगा। ईट पर नाच। हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। याद रखिएगा। हाँ, ईट पर नाच का मतलब इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिए भाई, इलेक्ट्रॉन किसने? तो थॉमसन। थॉमसन, थॉमसन कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थॉमसन थॉमसन बातें की। पर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन लिख लीजिएगा रदरफोर्ड। हाँ, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चैडविक। तो लिखिएगा चैडविक। हाँ, जेम्स चैडविक ने किया था, तो याद रखिएगा ये। तो देखिएगा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य, इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रतिद्रव्य को क्या कहा जाता है भाई? तो क्या कहे, उसके बराबर हो जो, उनको द एंटीमैटर पार्टिकल इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पॉजिट्रॉन। क्या कह दिया जाता है? पॉजिट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? समतुल्य होता है एंटीमैटर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉजिट्रॉन नाम देते हैं। याद रखिएगा। तो यहां ऑप्शन आपका डी सही है, पॉजिट्रॉन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिएगा एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, इसका द्रव्यमान संख्या। तो यह काफी इजी है। इसका फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि एटॉमिक मास परमाणु भार इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए भाई कितने हैं यहां पे देख लीजिए कितने हैं। तो एटॉमिक नंबर ए इक्वल टू कितने हो गए? तो 15 प्लस 22। तो जोड़ दीजिए भाई, कितना एटॉमिक मास आएगा? 15 प्लस 22 7 3 37। अब देखिए इसकी यूनिट लगा देते हैं, यूनिफाइड। 37 यूनिफाइड। यह इसका क्या आएगा? द्रव्यमान संख्या आएगा। कितना? 37 यूनिफाइड। तो देखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, 37 यूनिफाइड। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आ जाइए। कह रहा परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो एन से न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु क्रमांक को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ए से आपने अभी देखा, ए से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था? तो ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, एक्स। एक्स देखिएगा, एक्स, ए और जेड। तो देखिएगा यहां पे एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ
एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है एक्स। और जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जेड रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को। और ए किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ए रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक मास को, ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। तो देखिए एक्स जो है यहां पे रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट के सिंबल को। किसी एलिमेंट का सिंबल यदि इस तरह से रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो एलिमेंट का सिंबल आप एक्स से डिनोट किया गया है, तो कोई भी सिंबल यहां रखेंगे। फिर कह रहा है एटॉमिक मास को ऊपर रखेंगे, यानी कि उसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान संख्या, उसको ऊपर रखेंगे। और एटॉमिक नंबर जेड क्या है, उसे नीचे रखेंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट, क्वेश्चन में पूछ रहा है एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जा सकता है। कैसे निश्चित किया जाता है? कैसे निश्चित किया जाता है? तो देखिएगा कैसे निश्चित किया जाता है। कह रहा है एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या को निश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज की वजह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कह रहा है एक अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, नहीं भाई न्यूट्रॉनों की संख्या पे भी नहीं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन ज्यादा भी होते हैं, एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, कम भी हो सकते हैं। तत्व की संयोजकता पे, इससे से भी नहीं हम लोग, संयोजकता से भी नहीं। तो एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएंगे कि ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में, हाँ किसी भी अणु में प्रोटॉनों की संख्या पे उसका परमाणु संख्या निर्भर करता है। हाँ, प्रोटॉनों की संख्या पे उसका परमाणु संख्या निर्भर करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। क्या है, 284 है। तो उसका, उस तत्व का नाम बताइए, उस तत्व का नाम बताइए। तो 284 यह इसका है। तो देखिएगा पोटेशियम, पोटेशियम का के का सिंबल, के का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 19 होता है। यह कितना आ रहा है, 14। मैग्नीशियम का कितना होता है, Mg का कितना होता है, 12 होता है। हाँ, यह 14। सिलिकॉन का कितना होता है, तो अब देखिएगा सोडियम का कितना होता है, Na, सोडियम का 11 होता है। हाँ, तो जब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका निकालेंगे तो आएगा 282, इनका निकालेंगे तो 28 और क्या आएगा 2881, यह आएगा 2881 आएगा। और इनका जब निकालेंगे तो आएगा 281 आएगा, यह इनका आएगा। तो सिलिकॉन, यह किसका है, सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर 14 होता है, 14 होता है एटॉमिक नंबर। तो यह याद रखिएगा कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। हाँ चलिएगा, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। नाइट्रोजन का परमाणु, भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। एटॉमिक मास कितना होता है, 14। हाँ, तो आप इसको क्या बताना है, उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप फार्मूला इस्तेमाल करिए, फार्मूला इस्तेमाल करिए। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन्स तो निकालिए भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो 7 और 14 इधर कर दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अरे सॉरी न्यूट्रल नहीं होगा, न्यूट्रॉन होगा। हाँ, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन। तो इधर कर दीजिए, क्या आ जाएगा 14 माइनस 7 इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो घटाइए भाई, क्या आएगा, तो आएगा आपका 7। तो टोटल न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 7, तो याद रखिएगा 7। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7 है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, वैसे तो नॉर्मल है भाई, फटाफट याद होगा आपको, आप लगा देंगे। तो चलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, कह रहा है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, तो आप याद रखिएगा न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो अभी आपने लिखा है कि द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, गलत। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, सही है भाई। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। अब परमाणुओं की संख्या, हाँ मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, तो परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम्स पे होता है। हाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कर लीजिए कि एटॉमिक नंबर होगा। नंबर ऑफ एटम क्या होगा आपका, एटॉमिक नंबर परमाणु की, हाँ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो यह याद है, परमाणु संख्या होगा, परमाणुओं की संख्या नहीं, परमाणु संख्या, तो इसके बराबर होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर होगा। हाँ फार्मूला तो आपको पता है, फार्मूला क्या होता है भाई, यहां पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, तो मास को आप कैसे ए से, और जेड प्लस एन होता है, एन की निकालना है तो ए माइनस जेड इक्वल टू एन। तो ये क्या है आपका द्रव्यमान संख्या है, जेड क्या है, हाँ परमाणु संख्या है, हाँ जेड क्या है परमाणु संख्या है, तो जेड, तो आप यही आएगा न्यूट्रॉन किसके इक्वल होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए भाई 19 पे। 19 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के रूप में पाया जाता है। किसके, हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिलता है, अवोगाड्रो संख्या नहीं, अवोगाड्रो संख्या तो दूसरा कुछ होता है भाई। परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक एक ही, एटॉमिक नंबर यह भी नहीं पाया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या राइट आंसर आपका सी। मास नंबर पाया जाता है। क्या कह रहा है कि जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। गॉस संख्या नहीं भाई, ये भी नहीं मिलता है। तो चलिए आपका क्या हो गया, मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा तत्व, हाँ जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं। भिन्न परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या एक है, हाँ लेकिन भिन्न परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर उनका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, सेम होता है। तो याद रखिएगा जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु संख्या अलग हो, क्या हो, भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। आइसोबार कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या कहलाएंगे, आइसोबार कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या कहलाते हैं, आइसोबार। मतलब कि परमाणु भार क्या है, सेम है, लेकिन हाँ परमाणु भार सेम है लेकिन परमाणु संख्या क्या है, डिफरेंट है। एग्जांपल आप ले सकते हैं, कैल्शियम
प्लस कैल्शियम एंड आर्गन, आर्गन देखिएगा कैल्शियम और आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 20 है लेकिन एटॉमिक मास क्या है 40, इसका एटॉमिक नंबर 80 है लेकिन एटॉमिक मास क्या माना जाता है 40 माना जाता है। तो यह दोनों आप ऑप्शन में ले सकते हैं, देख लीजिएगा यह दोनों आप ऑप्शन में ले सकते हैं। देखिएगा कह रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर देखिए दोनों का डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास क्या है सेम है, 40-40 दोनों का एटॉमिक मास है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह दोनों एक दूसरे के क्या हैं आइसो बार हैं, यह दोनों एक दूसरे के आइसो बार हैं। अब देखिए हेलोजन तो यह तो अलग ही है, ठीक है हेलोजन गलत हो गया। अब कह रहे आइसोटोन, आइसोटोन क्या होते हैं जिसमें आइसोटोन जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दो डिफरेंट एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो सेम हो, समान हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं आइसोटोन कहते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसका जस्ट उल्टा आइसोटोन, आइसोटोप्स क्या होता है तो आइसोटोप्स समभारिक समस्थानिक, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समभारिक, सॉरी इसको लिख लीजिएगा समभारिक, सॉरी छोटी मात्रा रहेगा समभारिक, यह होता है समभारिक। और आइसोटोप को हम लोग कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक ठीक है, यह होते हैं समस्थानिक और यह होते हैं समभारिक, मतलब भार जिनका सेम हो, भार जिनका सेम हो समभारिक होते हैं। हाँ तो यह आइसोबार कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, तो याद रखिएगा। हाँ और यह क्या होते हैं समस्थानिक होते हैं। हाँ समस्थानिक क्या होते हैं एक ही स्थान पे पाए जाते हैं। अब देखिएगा इनका क्या होता है समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं जिसमें एटॉमिक मास डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, एटॉमिक मास क्या हो अलग हो, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपको बताया जा चुका है। एक होता है H1 जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों एक हो, इसको कहते हैं हम प्रोटियम। हाँ और यह होता है आपका, एक होता है H1 एटॉमिक नंबर H1 है 1 है और एटॉमिक मास 2 होता है, यह होता है ड्यूटेरियम। और एक होता है आपका टर्टियम जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है लेकिन एटॉमिक मास 3 होता है, तो यह इसके 3 समस्थानिक हैं। हाँ देखिएगा इन सब में अलग क्या है मास का, देखिए मास क्या है यहाँ डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, इनको हम लोग क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है, क्या बदल जाता है भाई, क्या बदलेगा आयन नहीं, आवेश नहीं, तत्व की संख्या नहीं, हाँ ये सब तो नहीं बदलेगा, ये सब क्या बदलेगा समस्थानिक आइसोटोप्स बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं समस्थानिक बदल जाते हैं, आयन तो बदलेगा नहीं, आयन तो वही रहेगा। न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इससे आयन ओयन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आवेश चार्ज कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। तत्व की संख्या इससे भी कोई फर्क नहीं, तो ये सब गलत है। आपका राइट आंसर है ए समस्थानिक आइसोटोप्स। हाँ राइट आंसर ए है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। चलिएगा अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं, कितने के अनुपात में होते हैं अमोनिया NH3 फार्मूला होता है, अमोनिया का NH3 फार्मूला होता है। तो देखिएगा NH3 में द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, तो नाइट्रोजन का यहां पे मास होता है, द्रव्यमान होता है वह कितना होता है 14U। हाँ और हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन है टोटल 3 हाइड्रोजन है, 3 × 1 = 3U।
तो यह 3U, तो कह रहा रेशियो क्या होगा इनका, तो नाइट्रोजन और 3 अमोनिया हाइड्रोजन, तो रेशियो होगा 14:3 का, यह रेशियो होगा। तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 14:3 का आपका यहां पे होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किस तत्व का समस्थानिकों का गुण है, समस्थानिकों का गुण है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक समस्थानिकों का गुण है, आपको याद रखना है, बताना है। तो देखिएगा कह रहा है उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, तो भाई समस्थानिक में तो परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनके परमाणु संख्या समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होते। तो यह वाला तो भाई बिल्कुल सही नहीं है, यह वाला तो बिल्कुल सही नहीं है। तो देखिएगा उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यह राइट है, यानी कि 2 राइट है। कह रहा है ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, यह भी सही है। यह कैसा, यह क्या करते हैं भाई, यह भिन्न भौतिक गुण नहीं सॉरी, यह गलत है। यह भिन्न भौतिक गुण कहां प्रदर्शित करते हैं भाई, समान भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, यह भी सही है। इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान ही होते हैं भाई। हाइड्रोजन के तीनों जो समस्थानिक हैं उनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है भाई, क्वेश्चन कह रहा है एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते हैं, क्या बनाते हैं भाई, एक साथ मिलकर तत्व बनाते हैं, गलत। मिश्र धातु बनाते हैं, गलत। आयन बनाते हैं, गलत। तो क्या बना सकते हैं, अणु बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मतलब कि एक तत्व भी आपस में यदि मिले, जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करे तो क्या बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। ऐसे ही कह रहा अलग तत्व हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यदि रिएक्शन कर जाएं तो H2O बनाएंगे, बैलेंस कर देंगे भाई, 1/2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। तो देखिएगा यह क्या बना सकते हैं, यह भी वाटर मॉलिक्यूल बना सकते, मतलब कि यहां पे एक तरह के एटम लगे हुए हैं, यहां डिफरेंट टाइप के एटम है, डिफरेंट टाइप के एटम है, तो दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो आपका राइट आंसर है ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। चलिएगा देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम का अनुपात होगा। कैल्शियम और ऑक्सीजन का, कैल्शियम और ऑक्सीजन लिखिएगा, ऑक्सीजन लिखिएगा, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 40 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है वह होता है 16। तो 14:, तो टोटल तो वह जोड़ लीजिएगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका जो आएगा वह किस रेशियो में मिला है, 14:16 का रेशियो है, 14:16 का रेशियो है। तो इसको आप और छोटा कर लीजिए भाई, क्या आएगा, तो आप देखिएगा 8 दूना 16, 8 आएगा, 5 आएगा, 5:8 से डिवाइड करिए तो 5 आएगा, 8 × 5 = 40 और 2 दूना 16, तो आपका आएगा 5:2, ऑप्शन है 5:2। तो यह आपका राइट आंसर है, ऑप्शन है 5:2 का। चलिएगा नेक्स्ट, ऑप्शन ए पे टिक लगाइएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 5:2। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26।
26 कह रहा एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान के अंतर का कारण है। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान का अंतर का कारण क्या होगा? तो द्रव्यमान के अंतर का क्या कारण है? तो उनके नाभिक में प्रोटॉन वह तो सब में सेम, सब में पाए जाएंगे, वह दिक्कत नहीं है। उनके नाभिक में न्यूट्रॉन अलग अलग संख्या में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हाँ, नाभिक में न्यूट्रॉन क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाएंगे और उनके प्रोटॉन कैसे होंगे? वह सब के सब सेम होंगे। किसी भी समस्थानिक में प्रोटॉन क्या होंगे? सेम होंगे, बस न्यूट्रॉन क्या पाए जाएंगे? अलग अलग पाए जाएंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे। उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन अलग अलग गलत है, ठीक है, गलत है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आपका, आ जाइएगा। देखिएगा, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में किस अनुपात में उपस्थित होते हैं भाई? तो पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मास का क्या अनुपात होगा? तो आप याद रखिएगा H2 और O2। तो यहां पे क्या होगा? 2:16 का रेशियो है, तो 1:8 आएगा। तो ऑप्शन देखिए सी आपका राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर है, 1:8 आपका राइट आंसर है। इस पे टिक लगाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1:8 आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड, हाँ, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? तो देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। तो पहचानिए भाई कितने हैं? तो देखिए 4, 1 5, 1 6 है। तो नाइट्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, तो टोटल कितने हुए? 6। तो देखिए कितने परमाणु पाए जा रहे हैं? 6। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी पे आप टिक लगाइएगा कि टोटल 6 परमाणु पाए जाते हैं अमोनियम क्लोराइड में। चलिएगा नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट 29। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है 29। तो देखिएगा 29 क्वेश्चन में क्या है? कह रहा अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता भाई 3 बॉन्ड बना हुआ है, बैलेंसी संयोजकता पूछ रहा है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम कॉल्ड बैलेंसी। कितने एटम अपने साथ वह कंबाइन करके रख सकता है, स्टेबल हो सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है? बैलेंसी कहलाती है। तो नाइट्रोजन कितने एटम रखा है? हाइड्रोजन के 3 एटम रखा है, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी यहां पे क्या है? 3 है। इसकी बैलेंसी यहां पे 3 होगी, इसकी संयोजकता 3 होगी। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी पे आप टिक लगाइएगा। ऑप्शन बी पे आप टिक लगाइएगा कि कितने होंगे? 3 होंगे भाई। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है। कह रहा तत्व X चतुसंयोजक है तथा तत्व Y द्विसंयोजक है। इनके 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक, इनके 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक, मतलब कि एक एलिमेंट X है जिसकी संयोजकता, एक एलिमेंट X है जिसकी संयोजकता मान लिया गया कि 4 है, एक एलिमेंट Y है जिसकी संयोजकता मान लिया गया 2 है। हाँ, अब कह रहा है कि इससे क्या कंपाउंड बनेंगे, इससे क्या कंपाउंड बनेंगे? अब कंपाउंड बताइए, इसमें से क्या XY4 होगा, XY4 होगा या XY2 होगा, XY होगा या X2Y होगा? तो देखिए क्या बनेंगे, इसको आप देखिए कैसे बनेगा भाई, देखिएगा इसमें देखिएगा क्या बनेगा। तो आपका बन जाएगा, यहां पे देखिएगा क्या होगा, तो हो जाएगा X2Y4। 2 आप निकाल दीजिए भाई, 2 यहां से निकाल दीजिए, दोनों सेम है, 4 हैं तो 2 आप हटा सकते हैं। क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि 2XY2। तो इसको हटाइए और मिलेगा XY2 आपका यहां पे XY2। तो XY2 कौन सा है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। XY2 ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो चलिएगा टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका
राइट आंसर है, जो कि कंपाउंड आपका बन रहा है XY2 बन रहा है आपका कंपाउंड। चलिएगा देख लीजिएगा, यह आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। देखिएगा 31, गलत मिलान का चयन करिए। तत्व है हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इनकी संयोजकता बैलेंसी कब? तो हीलियम की बैलेंसी, हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह नोबल गैसेस हैं, इनको ना इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ना ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इनके आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? जितने हैं वह उतने ही रहते हैं, या किसी से ना इलेक्ट्रॉन लेना ना देना, तो इनकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। इनकी संयोजकता, इनकी बैलेंसी 0 होती है। हाइड्रोजन चाहते हैं यह हीलियम के सिमिलर हो जाए। हाइड्रोजन चाहते थे या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, या तो यह इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो मान लिया जाता है हाइड्रोजन की जो संयोजकता, इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनकी संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। इनकी संयोजकता 1, इनकी संयोजकता 0। अब कह रहा कार्बन की संयोजकता 4 होती है भाई। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी 4 और संयोजकता भी 4। यह सी ऑप्शन है आपका। हाँ, क्या होती है? 4 होती है। ऑक्सीजन का यहां पे देखिएगा भाई, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनकी संयोजकता 2 होती है, ना कि 1 होती है। तो राइट आंसर आपका डी है। राइट आंसर डी है, ऑक्सीजन। यहां पे क्या दिया है? हाँ, गलत मिलान करिए, तो गलत पे आप टिक लगाइएगा, ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, लेकिन यहां पे लिखा कितना है? 1 लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपको पता चली कि 2 होती है, लेकिन यहां गलत है, तो यह आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिएगा नेक्स्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यहां पे देखिएगा कुछ इस तरह से दिया है। कह रहा है कि डाल्टन का जो मॉडल था, 1 मिनट रुकिएगा, चलिएगा देखिएगा, डाल्टन का जो मॉडल डाल्टन ने जब अपनी थियरी में एक बात आया था कि एक सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो डाल्टन ने कुछ सिंबल, प्रतीक बना के एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था। कुछ प्रतीक बना के एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था डाल्टन ने। ऐसे नहीं, उन्होंने प्रतीक बनाए, ऐसे सिंबल बनाना शुरू किया कि भाई चलिए यह एक एलिमेंट का सिंबल हुआ, ऐसे ही कुछ और लगाया, यह एक एलिमेंट का सिंबल हुआ, यह अलग डिफरेंट एलिमेंट का सिंबल हुआ। इस तरह से इन्होंने सिंबल बना के एलिमेंटों का सिंबल बनाना शुरू किया, लेकिन यह कुछ ज्यादा समय तक नहीं चला, कुछ ही समय में यह फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इसको याद रखना हार्ड पड़ने लगा। तो डाल्टन ने कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन दी थी सिंबल की, सिंबल की, एलिमेंटों के सिंबल की। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन कह रहा है दिया गया प्रतीक, यह एक प्रतीक दिया गया है, इस तरह से है। चलिए, यह एक प्रतीक दिया गया है जो कि ऐसा है। अब कह रहा है कि यह किसका सिंबल है? हाँ, किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपको बता देने हैं कौन से। तो हाइड्रोजन को, याद रखिएगा, हाइड्रोजन को यह रिप्रेजेंट करता है। कार्बन का सिंबल कैसे बनाया था इन्होंने? ऐसे लिख के इसमें सी लिख दिया था, तो यह हो गया आपका कार्बन। हाँ, कार्बन का सिंबल यह था, नहीं इसको पूरा ऐसे ब्लैक ब्लैक कर दिया था, कार्बन का सिंबल मान लिया था कि यह कार्बन का सिंबल है। इसी तरह से इन्होंने सिंबल बनाया था कई सारे एलिमेंटों का, तो यह ज्यादा दिन तक नहीं चला था। तो यहां पे यह जो सिंबल दिया है आपका, वह क्या है? हाइड्रोजन का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिएगा देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित तत्व में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। हाँ, और लिथियम का कितना होता है? 7। लिथियम का 7 होता है। हीलियम का देखिएगा, हीलियम का द्रव्यमान 4। हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है।
तो अब देखिए, अब पूछ रहा है किसका ज्यादा है, किसका कम है, तो हाइड्रोजन का भाई, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कम है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, कम है, तो लगाइएगा टिक बी, ऑप्शन नंबर बी पे। चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आता है 34 कह रहा निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है, किस तत्व की 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें से किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा बताइएगा। तो चलिए जरा बताइए कि किसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए तब तक। किसकी 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है, बताइएगा। चलिए देखिए किसकी 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती हैं, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन किसकी होंगी, यह देखिएगा भाई। देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 2 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं 5 हैं। हाँ, मैग्नीशियम 12 कितना होता है 2 8 2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं, तो याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं 2। कैल्शियम 20 होता है, तो 20 2 8 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 8 8 2 2 8 8 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही है। हाँ, फिर कह रहा है एल्यूमिनियम का होता है 13, तो क्या आएगा 2 8 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो देखिएगा किसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम के, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएंगे। टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं एल्यूमिनियम के 3 है। हाँ, एल्यूमिनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है। कह रहा अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को किसके रूप में जाना जाता है भाई, किसके रूप में जाना जाता है, परमाणु द्रव्यमान, नहीं गलत है, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के बारे में, क्या परमाणुकता, राइट आंसर है आपका एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी ढेर सारे अणु आपस में कंबाइन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक सिटी कहेंगे, परमाणुकता कहेंगे। एक है तो मोनो एटॉमिक, 2 है तो डाई एटॉमिक, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक और 5 है तो उससे ज्यादा होंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक कहते हैं। तो इसी को कह रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं, एटॉमिक सिटी कहते हैं, याद रखिएगा एटॉमिक सिटी कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर आपको पता है, वैलेंसी तो अलग ही होती है। चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्वेश्चन नंबर, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, फार्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, एटॉमिक मास कैसे मिलेगा, हाँ मॉलिक्यूलर मास निकालिए, आणविक द्रव्यमान आप इसका बताइए, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। एक एक का मैं बता दे रहा हूं, आप बताइए, फिर टाइम मिलेगा आपको 2 सेकेंड। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, एक सोडियम का 23 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो चलिए फटाफट इसका द्रव्यमान लिखिएगा, हाँ आणविक द्रव्यमान लिखिएगा,
जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए आणविक द्रव्यमान। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान भाई। देखते हैं, सभी एटम के आणविक द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पे कितने हैं, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सोडियम कार्बोनेट का, तो देखिएगा सोडियम कितने हैं, 2 गुणे 23 प्लस, हम देखिए एक एटम के बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, 2 गुणे 23 प्लस, उसके बाद कार्बन कितने हैं, 12, कार्बन सॉरी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, गुणे 16। चलिए लिखिएगा कितना होगा, 46 प्लस 12 प्लस 48, जोड़िएगा जोड़िएगा भाई, 48 और यह कितना होगा, 60 होगा, और 60 और यह कितना हो जाएगा, 106 याद रखिएगा, 60 46 106। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, 106 इसका AMU या U आप इसका क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा, आणविक द्रव्यमान आएगा, या आपका सॉरी मॉलिक्यूलर मास आएगा, तो लिखिएगा मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान आएगा, तो 106। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। किस परमाणु के संबंध में सभी तत्वों का परमाणुविक द्रव्यमान हम लोग देखते हैं? कौन सा ऐसा परमाणु है जिसको हम लोग रिफरेंस मानते हैं और इसको रिफरेंस मान के सभी एटम का परमाणु हम लोग निकालते हैं, परमाणु भार निकालते हैं, सभी एटम का परमाणु भार निकालते हैं। तो इसमें से कौन सा क्या है? कार्बन 16 पहले माना जाता था, अब नहीं माना जाता, इसलिए अब इसको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं माना जाता। इसका ऑप्शन गलत है। कौन सा है? यह भी गलत है, कार्बन 16 नहीं माना जाता है, कार्बन 16 गलत है। कह रहा है नाइट्रोजन 14, यह भी नहीं माना जाता, यह भी क्या है आपका गलत है। तो माना कौन जाता है? राइट आंसर है C12। कह रहा है परमाणु द्रव्यमान किसकी तुलना में? इसके एक एटम के मास का जो द्रव्यमान होता है 12 होता है, और इसकी तुलना में हम लोग कंपेयर करते हैं सभी के एटम का मास। कैसे करते हैं? तो देखिएगा, कह रहा है कि 1/12 भाग कार्बन 12 के मास का भार, कि कितना गुना कोई एटम ज्यादा होता है, कितना गुना कोई एटम का मास ज्यादा होता है, वही उसका एटॉमिक मास होता है, वही उसका एटॉमिक मास होता है। तो कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू होता है मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, उस एटम का जो भी मास होगा डिवाइड करते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है? 12 से 12 कैंसिल, 1 आया, और जितना उसका मास रहेगा उस एटम का वही रख देंगे। तो किससे रिलेट करते हैं हम लोग? कार्बन से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? अमोनिया का फार्मूला NH3, अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3 है। इसका आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कह रहा है, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कह रहा है नाइट्रोजन का 14 है और 3 है, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा भाई? टोटल आएगा 17U, 17U टोटल इसका मास क्या आएगा? 17। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 17। अमोनिया का जो एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वह क्या होता है? 17 होता है। तो चलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 39 में क्या कह रहा है, N2 के अणुओं में होता है, N2 के अणुओं में होता है, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच दोहरा बंध होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है भाई, डबल बॉन्ड नहीं होता है। आप नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच तिहरा बंध, हाँ भाई ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से मिलके बना हुआ होता है, 3 बॉन्ड से मिलके बना हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आयनिक बंध गलत है। हाँ, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल बंध गलत है। तो 3 बंध होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? आणविक रूप से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? आर्गन, नियान, फास्फोरस एंड सल्फर। तो सल्फर ऑप्शन लगाइएगा, सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है? आणविकता के आधार पे सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है, S8 के फॉर्म में पाया जाता है। ये सब मोनोएटॉमिक होते हैं। आर्गन, नियान क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं। यह देखिएगा, यह होता है आपका मोनोएटॉमिक होगा, यह भी मोनोएटॉमिक होंगे। यह आपका पॉलीएटॉमिक में आते हैं, लेकिन यहां होता है P4। और यह आपका पॉलीएटॉमिक होता है, लेकिन यहां पे होता है S8। हाँ, दोनों पॉलीएटॉमिक होते हैं, क्योंकि 3 से ज्यादा जब होना शुरू हो जाए तो उसको पॉलीएटॉमिक पढ़ लिया जाता है। यह S8 सबसे ज्यादा एटम किस में पाए जाते हैं? तो सल्फर में पाए जाते हैं। S8 कुछ इस तरह से बनाता है, स्फीयर बनाता है कुछ ऐसे, ऐसे। तो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं यह, S8 के फॉर्म में इस तरह से जुड़े हुए यह होते हैं टोटल सल्फर। तो S8 सबसे ज्यादा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट, ठीक, खत्म। 14 क्वेश्चन टोटल थे, 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे, खत्म हो गया। चलिएगा, टोटल हमने इस टॉपिक से, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से टोटल के 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं टोटल, और पूरे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो यदि आप देखेंगे सारा तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा इससे। तीनों लेक्चर देखेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं इतने में, एक ही चैप्टर के, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, हमारे रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा, और चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और लाइक भी करिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। अब आ जाइए, देखते हैं कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे चैनल पे, ऑनलाइन क्लासेस के सभी पूरे चैनल पे ये चल रहे हैं। फिजिक्स भी पूरा कंप्लीटली इस पे चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, आपके मैथ भी चल रहे हैं। तो आप आइए चैनल पे और देखिए सारे टॉपिक्स को। चलिए, थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए।